गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो हम देख रहे थे मोलिकुलर डायग्नोसिस। उसके अंदर हमने देखा था कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है RDNA टेक्नोलॉजी, PCR और एलिसा करके। ठीक है, 3 टेक्नोलॉजी हमने देखी थी। तो PCR का जो यूज़ है हम सस्पेक्टेड कैंसर का पता लगाने में, एड्स का पता लगाने में, इसके अलावा अदर जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाने में यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमको ये देखना था कि एड्स के केस में हम किस तरीके से मतलब डिटरमाइन कर सकते हैं, पहले से कैसे पता लग सकता है हमको इन मोलिकुलर डायग्नोसिस को यूज़ करके हम कैसे एड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये जो एड्स है हमारा, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी, सबको याद है क्या ये? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और ये जो एड्स है हमारा वायरस के कारण होता है। कौन से वायरस के कारण होता है? रेट्रो वायरस के कारण होता है। इस रेट्रो वायरस का नाम क्या है? HIV। ठीक है, HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, और ये जो रेट्रो वायरस है, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है RNA। क्या होता है इसका जेनेटिक मटेरियल? इसका जेनेटिक मटेरियल होता है RNA होता है। ठीक है, अब ये जो हमारा रेट्रो वायरस है, यानी कि हमारा जो HIV है, ये कैसा होता है? HIV के अंदर देखो, हमारा जो ये HIV है, इसके अंदर एक तो ये जेनेटिक मटेरियल है RNA प्रेजेंट, इसके अलावा एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम होता है ये RNA को DNA में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा इसके पास में, HIV वायरस के पास में एक प्रोटीन का कोट होता है जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड। और इसके अलावा इसके पास, HIV वायरस के पास में जो एक लेयर और होती है, एक एडिशन लेयर होती है इस प्रोटीन के अलावा, प्रोटीन की लेयर के अलावा एक एडिशन लेयर होती है, इस एक एडिशन लेयर प्रेजेंट होती है। इस लेयर को हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये तो हो गया हमारा RNA, ये हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जिसका काम क्या है? ये RNA को DNA में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, देखो हमने पढ़ा क्या है? हमने पढ़ा हुआ है DNA को RNA में बदलना कहलाता है ट्रांसक्रिप्टेज। DNA का RNA में बदलना कहलाता है ट्रांसक्रिप्टेज। लेकिन यहाँ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो रहा है, RNA उल्टा हो रहा है, यहाँ पे RNA DNA में बदल रहा है, इसलिए इसको कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहाँ पर जो हमारा HIV वायरस होता है उसका जेनेटिक मटेरियल RNA होता है, उसके अलावा एक एंजाइम प्रेजेंट होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसका काम होता है RNA से DNA में बदलना। ठीक है, इसके अलावा ये एडिशन लेयर होती है, एक प्रोटीन की एडिशन लेयर होती है, जिसे हम क्या, जो ये एडिशन जो लेयर होती है किसकी बनी हुई होती है? ये बनी हुई होती है ग्लाइकोप्रोटीन की, ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन को ही हम क्या बोलते हैं? एंटीजन। ठीक है, इसके अलावा ये तो हो गई हमारे प्रोटीन का कोड, जिसे हमें क्या बोल रहे हैं? कैप्सिड। ठीक है, प्रोटीन कोड। ठीक है, ये RNA इसका जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब ये जो एंटीजन होता है ना, जब एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है तो उसके रिजल्ट में एंटीबॉडी बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब ये जो एंटीजन है, इस एंटीजन के ऊपर भी एक कवरिंग होती है, सबके ऊपर एक कवरिंग होती है। ठीक है, जिसकी वजह से जब ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, जब ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, तो हमारी बॉडी की जो लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं, लिम्फोसाइट सेल्स से मतलब है B सेल और T सेल। ठीक है, ये लिम्फोसाइट्स का ही फॉर्म होती है। तो हमारी जो बॉडी की B सेल होती है, T सेल होती है, ये इन एंटीजन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाती, क्योंकि इसके ऊपर ये एक्स्ट्रा अलग से मतलब एक कवरिंग होती है, एक लेयर होती है, नॉन एंटीजेनिक लेयर है ये, जिसकी वजह से, इस लेयर की प्रेजेंट की वजह से हमारी बॉडी इस एंटीजन को पहचान नहीं पाती है और इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी नहीं बना पाती है। ठीक है, लेकिन जब ये वायरस है, ये HIV वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर गया। ठीक है, बॉडी में एंटर कर गया तो ये किसको इफेक्ट करता है? हमारी बॉडी की T लिम्फोसाइट्स को। T सेल्स जो होती है हमारी बॉडी की, उसको ये क्या करता है? इफेक्ट करता है। ठीक है, अब ये वायरस हो गया हमारी बॉडी का, ये HIV वायरस हो गया, ये हमारी बॉडी के अंदर है और हमारी बॉडी में ये T लिम्फोसाइट्स को इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन अब जैसे बॉडी के अंदर है, ये HIV बॉडी के अंदर प्रेजेंट है और T लिम्फोसाइट्स बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब तक
इस टी लिम्फोसाइट्स को ये HIV वायरस जो इफेक्टेड नहीं करेगा तब तक तो ये टी लिम्फोसाइट्स क्या बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, एंटीबॉडी को बनाएगी। और इस एंटीबॉडी बनने के रिजल्ट में वो जो पर्सन होगा, जिस पर्सन के अंदर ये HIV वायरस प्रेजेंट होगा, है ना, प्रेजेंट होगा, फिर भी उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बन रही है, भले थोड़ी मात्रा में बन रही है लेकिन बन रही है ना, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, उसकी बॉडी में अगर उसको छोटी सी भी अगर कोई डिजीज़ हो जाएगी तो वो उसको मतलब ठीक कर सकता है, भले थोड़ा टाइम लगेगा बट उसको ठीक कर सकता है, ठीक हो जाएगी वो प्रॉब्लम। लेकिन जैसे ये HIV वायरस इस टी लिम्फोसाइट्स को इफेक्टेड कर देता है, ठीक है, ये टी लिम्फोसाइट्स है हमारी टी सेल्स है, और ये HIV वायरस आ गया, ये इसको इफेक्टेड कर देता है। इसका जेनेटिक मटेरियल जब इसके अंदर आ जाता है ना, तो ये इसको इफेक्टेड कर देता है। तो इफेक्टेड करने के बाद में ये जो हमारी टी सेल्स होती है, ये जो हमारी टी सेल्स होती है, ये क्या करती है, बी जो सेल्स होती है, बी लिम्फोसाइट्स जो होती है हमारी, उसको सपोर्ट करती है, बी लिम्फोसाइट्स को सपोर्ट करती है। तो जब ये टी लिम्फोसाइट्स जो है हमारी टी सेल्स जो है, जब HIV वायरस, जब इसका जेनेटिक मटेरियल RNA इसके अंदर चला जाएगा तो ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, इफेक्टेड हो जाएगी। और इसके इफेक्ट होने की वजह से ये टी सेल बी सेल को सपोर्ट नहीं कर पाएगी और हमारी बॉडी में एंटीबॉडी नहीं बनेगी। और एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो उस पर्सन का जो इम्यून पावर होगा वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाएगी। और इम्यूनिटी जैसे जैसे कम होती चली जाएगी तो उसको सर्वाइव करने के चांसेस भी कम होते चले जाएंगे, ठीक है। तो एड्स में ये इस तरीके से HIV वायरस जो होता है इस तरीके से अफेक्ट करता है। और मोलिकुलर डायग्नोसिस में हम PCR टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम ये टी लिम्फोसाइट को, इस तरह की जो इफेक्टेड टी लिम्फोसाइट्स है ना, उसको हम पता लगा सकते हैं समय से पहले, ठीक है। अब ये HIV इस तरीके से बॉडी को इफेक्ट करता है तो उसका मतलब इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है एलिसा जो टेस्ट किया जाता है, तो इसका ये किस तरीके से वर्क करता है ये टेस्ट, देखो सबसे पहले तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा इसका, ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटररिएक्शन पर काम करेगा, एंटीजन एंटीबॉडी इंटररिएक्शन पर वर्क करेगा। एलिसा जो टेस्ट है हमारा ये किया जाता है एड्स जो डिजीज़ होती है उसको डिटेक्ट करने में ये किया जाता है, भी किस तरीके से वर्क करता है। देखो इसमें क्या होता है कि कुछ प्रिपेयर्ड होती है, जैसे ये मैं बनाती हूँ प्रिपेयर्ड, ठीक है, कुछ ये प्रिपेयर्ड है, ठीक है। अब ये जो प्रिपेयर्ड होती है पॉलीस्टाइरीन माइक्रोटाइड प्रिपेयर्ड होती है, किसकी होती है ये, पॉलीस्टाइरीन माइक्रोटाइड प्रिपेयर्ड होती है, ये हमने ले ली, ठीक है। अब इन प्रिपेयर्ड के अंदर हम क्या डालेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन का सॉल्यूशन डालेंगे। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या थी हमारी, एंटीजन थी ना, एंटीजन, इसके अंदर हमने ये सॉल्यूशन डाल दिया भाई, ये सॉल्यूशन हमने डाल दिया, ठीक है। अब ये प्रिपेयर्ड का जो सरफेस होगा, है ना, प्रिपेयर्ड के सरफेस से ये जो हमारी ग्लाइकोप्रोटीन होगी वो ऐसे अटैच हो जाएगी, ठीक है। किसके सरफेस से अटैच हो रही है ये प्रिपेयर्ड के सरफेस से अटैच होगी, ठीक है। उसके बाद में हम उस पर्सन का जो सस्पेक्टेड हमको लग रहा है कि भाई इसको एड्स हो सकता है, उस सस्पेक्ट पर्सन का, उस पेशेंट का हम सीरम डालेंगे, है ना, सीरम डालेंगे, यानी उसका सैंपल लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे हम, ठीक है। उसका सैंपल लेंगे, सस्पेक्टेड पर्सन का सैंपल लेंगे, उसके अंदर डाल देंगे। और यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन किया जाता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 30 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ दिया जाता है। फिर जब ऑब्जर्वेशन करते हैं 30 मिनट के बाद में, तो क्या ऑब्जर्वेशन करते हैं, अगर देखो इस पेशेंट के अंदर मतलब इसकी बॉडी में अगर थोड़ी भी मात्रा में, बहुत कम थोड़ी भी मात्रा में एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, है ना, थोड़ी भी बहुत मात्रा में, है ना, थोड़ी सी भी बहुत मात्रा में अगर ये एंटीबॉडी प्रेजेंट है तो ये एंटीबॉडी इसमें गई तो ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ, ये ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन के साथ क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, है ना। ये इस तरीके से ये एंटीबॉडी और ये ग्लाइकोप्रोटीन ऐसे ऐड होगी, इस तरीके से ये जुड़ जाएगी, इस तरीके से ये जुड़ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स बना है नहीं बना है, मान लो किसी कारण से अगर हम अच्छे से ये जो टेस्ट है इसका रिजल्ट नहीं निकल पाए, तो ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी इंटररिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है, इसका पता लगाने के लिए यहाँ पर एक एंजाइम का यूज़ करते हैं, इस एंजाइम का नाम है एल्केलाइन फॉस्फेट
एल्केलाइन फॉस्फेट। अब ये एंजाइम इसके अंदर डालेंगे हम, इस एंजाइम को हम कहाँ डाल रहे हैं, इसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, कि भाई हम इस सॉल्यूशन में ये पता लगाने के लिए कि इसमें एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हुआ है कि नहीं, एंटीबॉडी एंटीजन के साथ ऐड हुई है कि नहीं, उसके लिए ये एंजाइम डाला जाता है। और यहाँ पे फिर टेम्परेचर को थोड़ा सा सेट किया जाता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसको 1 आवर्स या 2 आवर्स के लिए, इसको 1 to 3 आवर्स तक लगभग इसको छोड़ सकते हैं, 1 से 3 आवर्स के लिए इसको छोड़ के देखते हैं ऑब्जर्वेशन। उसके बाद हमने क्या ऑब्जर्वेशन देखी, अगर इस सॉल्यूशन में अगर इसके अंदर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हुई होगी तो ये जो एंजाइम है ये इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा, इसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाएगा मतलब, ठीक है। इससे ये पता लग जाएगा कि यहाँ पर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन हुई है और वो जो व्यक्ति है वो एड्स जैसी बीमारी का शिकार हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर देखो ये चीज़ देखने के लिए कि इसको अच्छे से विजुलाइजेशन करने के लिए है ना, एक स्पेक्ट्रोमेट्री करके एक टेक्निक होती है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एक टेक्निक है। इस टेक्निक का यूज़ करके इस एंटीजन एंटीबॉडी विजुअलाइजेशन को हम अच्छी तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये एलिसा टेस्ट किया जाता है, ठीक। तो अब देखो अगर वो व्यक्ति नॉर्मल होगा, ये जो सस्पेक्टेड पेशेंट अगर नॉर्मल होगा तो एक तो ये चीज़ हमको ज़्यादा संख्या में देखने को मिलेगी, ये जो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन है ये ज़्यादा बड़ा सा क्वांटिटी में देखने को मिलेगा, है ना, और कम देखने को मिल रहा है, कम या नहीं देखने को मिल रहा है ना, तो वो पेशेंट क्या होगा, वो पेशेंट पॉजिटिव होगा। अगर हमको कम या नहीं देखने को मिल रहा है तो वो व्यक्ति क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एड्स पॉजिटिव होगा वो व्यक्ति, ठीक है। और अगर वो नॉर्मल होगा वो व्यक्ति, तो ये चीज़ हमको जो देखने को हमें मिल रही है, तो फिर उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना, कम क्यों होगी उसकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी की संख्या तो कम होनी नहीं चाहिए नॉर्मल व्यक्ति के अंदर, तो फिर ये जो है विजुअलाइजेशन हमको ज़्यादा क्लियर नजर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिटेक्ट करते हैं, PCR का यूज़ किया जाता है। ये थी हमारी मोलिकुलर डायग्नोसिस टेस्ट। अब इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल क्या होते हैं। देखो सबसे पहली बात तो देखो, जैसे कि हमने क्या किया कि हमारा डिज़ायरेबल DNA फ्रेगमेंट हमने प्राप्त किया या जीन हमने प्राप्त किया, उसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हमारा डिज़ायरेबल एनिमल हमको जो हमारी डिज़ायर है, हमारी डिज़ायर के अकॉर्डिंग हमको एनिमल या जो प्लांट हैं अगर हम वो बना रहे हैं, है ना, तो ऐसे प्लांट को, ऐसे एनिमल को तो क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल, और अगर ऐसा प्लांट है तो उसे बोलेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट हम बोलेंगे। तो इस टेक्निक की हेल्प से, है ना, इस टेक्निक की हेल्प से हमने जो एनिमल बनाए हैं वो एनिमल्स हैं रेट, पिग, शीप, फिश, है ना, तो एटसेट्रा। ये कुछ एनिमल्स है जो इस टेक्निक की हेल्प से हमने मॉडिफाई किए हैं, बनाए हैं मतलब, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए हैं। तो ऐसा नहीं कि रेट को ही बनाया गया है, पिग में भी किया गया है, शिप में भी किया गया है, कुछ ऐसे चेंजेस किए गए हैं जिससे वो डिज़ायरेबल शिप बन सके उनके अकॉर्डिंग। फिश में भी वो चेंजेस किए गए हैं, उनको मॉडिफाइड किया गया है इस टेक्निक की हेल्प से। किस टेक्निक की हेल्प से, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से, ठीक है। जैसे हम डिज़ायरेबल जीन प्राप्त कर रहे थे, DNA प्राप्त कर रहे थे, ठीक है, RDNA बना रहे थे हमारा, उसी तरीके से हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे हैं, लेकिन उस टेक्निक का यूज़ करके बना रहे हैं हम, ठीक है। तो ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं हमारे, अभी जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं इनका क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ इनका यूज़ हो रहा है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़, ठीक है। तो एक तो हम स्टडी करने में किसी भी नॉर्मल एनिमल्स की फिजियोलॉजी या डेवलपमेंट की स्टडी करने में इसका यूज़ कर सकते हैं एनिमल्स का। सबसे पहले हम देख सकते हैं इसकी स्टडी किस चीज़ में, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। किसी भी एनिमल्स के अंदर किस तरीके से उसकी फिजियोलॉजी है, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हो रहा है, ट्रांसजेनिक एनिमल की हेल्प से हम इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स है ना, ट्रांसजेनिक एनिमल्स है ये कोई, जिसके अंदर क्या है, कोई जीन है, ए जीन प्रेजेंट है। अब ये जो ए जीन है, ये किसी पार्टिकुलर प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, कोई पार्टिकुलर प्रोटीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो मान लो कि हम किसी तरीके से इस जो ये ए जीन है हमारी, ये ए जीन जिसके कारण कोई प्रोटीन बन रहा है, अब ये प्रोटीन भी किसी न किसी एंजाइम को कोड करती होगी। अगर वो एंजाइम प्रॉपर वे में काम नहीं करे या नहीं बने तो उस बॉडी में, उस पर्सन में कोई पार्ट होगा, है ना, जो इफ़ेक्टेड होगा, ठीक।
तो हम क्या करेंगे, इस जीन के फंक्शन को रोकने के लिए या इसके फंक्शन को क्या कर देंगे, किसी तरीके से इनहिबिट कर देंगे। और तो हम किसी दूसरे एनिमल्स के अंदर वो जो जीन वर्क कर रहा था, उस ये कोई अदर एनिमल ले लिया हमने, उसके अंदर वो ए जीन डालेंगे जो कि हमें पता था कि इसका काम ये था, तो हम इस एनिमल्स के अंदर डाल कर हम देख रहे हैं कि इसकी बॉडी में किस तरीके से फंक्शन डिफेक्ट हो रहा है या किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से इसकी फिजियोलॉजी या डेवलपमेंट को हम देख सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्थ से। इसके अलावा दूसरा जो यूज़ है, डिजीज़ की स्टडी करने में भी यूज़ कर सकते हैं हम। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का हम यूज़ करते हैं किसी भी डिजीज़ की स्टडी करने में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर हो गया और सिस्टिक फिब्रोसिस होगी। दूसरा कैंसर, सिस्टिक फिब्रोसिस, ये कुछ डिजीज़ हैं, है ना। इन डिजीज़ की स्टडी कर सकते हैं हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज़ करके। अगली हमारी जो डिजीज़ है रीनेटोइड्स और इसके अलावा एल्जीमाइन डिजीज़, ठीक है। कैंसर तो आप समझते हो कि सेल की जो अनलिमिटेड ग्रोथ हो जाती है और वो कैंसर का रूप ले लेती है। सिस्टिक फिब्रोसिस जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जिसमें फ्रेश एयर नहीं मिल पाती है बॉडी को। और रीनेटोइड्स एक अर्थराइटिस होता है जिसके अंदर जो हमारा ऑटो इम्यून होता है, ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसी इसके अंदर प्रॉब्लम हमको देखने को मिलती है। जो बॉडी की सेल्स होती है ना, वो खुद के इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करने लग जाती है या उसकी खुद के इम्यून सिस्टम को डैमेज करने लग जाती है वो, ठीक है। तो ये रीनेटोइड्स को हम आम भाषा में क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस, जिसमें हम क्या कहते हैं, आम घुटनों की प्रॉब्लम, ठीक है। और एल्जीमाइन जो डिजीज़ होती है हमारी, इसके अंदर क्या होती है, जो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, वो इफेक्टेड हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो मेमोरी होती है, वो मेमोरी पावर जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। मेमोरी जो हमारी होती है वो कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। तो इन सब डिजीज़ की हम स्टडी कर सकते हैं वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्थ से। जैसे कि मान लो ये जो डिजीज़ है हमारी, ये किसी न किसी जीन या मतलब किसी भी प्रोटीन के कारण या किसी एंजाइम की एब्सेंस की वजह से ये जो प्रॉब्लम है हमें देखने को मिल रही है। मान लो उसी जीन को, उसी एनिमल्स को, मतलब उसी प्रोटीन को या उसी जीन को या उस आरएनए फैक्टर को जिसके कारण से प्रॉब्लम हो रही है, उसको हम क्या करेंगे, इस ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देंगे और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी बॉडी के अदर फंक्शन इफेक्टेड होते हैं, क्या इसके शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से हम ये जो डिजीज़ है, मतलब जिस भी कारण से ये होती है, उसको हम अच्छे से स्टडी कर सकते हैं इन डिजीज़ के केस में, ठीक है। और अगला जो यूज़ है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का, वो है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को तैयार करने में। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। थर्ड यूज़ है हमारा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। मिल सकते हैं हमको ट्रांसजेनिक एनिमल्स से, जैसे कि फॉर एग्जांपल अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ये जो प्रोडक्ट है, ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो हम किसी ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्थ से अच्छे से, मतलब आराम से इजी वे में ऑब्टेन कर सकते हैं। और इस प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है एक डिजीज़ में जिसका नाम है एम्फाइसीमा डिजीज़। ये जो डिजीज़ होती है, ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिजीज़ है, एक डिजीज़ है जो कि उन व्यक्तियों को होती है जो ज़रूरत से ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, है ना। एम्फाइसीमा रेस्पिरेशन से रिलेटेड डिजीज़ है। इस डिजीज़ में क्या होता है, एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, जिसको लेने से इस डिजीज़ के अंदर रिलीफ मिलता है। और इस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को या इस तरह के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को हम किससे ऑब्टेन कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल से ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। अगला है वैक्सीन सेफ्टी। वैक्सीन सेफ्टी से मतलब है हमारा कि जैसे मान लो कोई भी वैक्सीन हम बनाते हैं तो सबसे पहले उसको किसके ऊपर टेस्ट करते हैं, उसको एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया जाता है। और एनिमल्स की जो फिजियोलॉजी है वो ह्यूमन से मिलती जुलती है। जैसे कि माइस, अधिकतर जो टेस्ट करते हैं माइस के ऊपर ही करते हैं, माइस या मंकी को चूज़ करते हैं, क्योंकि माइस और मंकी, मतलब मंकी जो है हमारा, मंकी की जो फिजियोलॉजी है वो ह्यूमन से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है ना। तो उसकी बॉडी में जिस तरीके से रिएक्शन होंगे वैसे ही ह्यूमन की बॉडी में भी उस तरीके के रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। किसी भी अननेचुरल चीज़ जब बॉडी के अंदर आ जाती है तो कैसे रिएक्ट करती है, इस चीज़ को हम देख सकते हैं ना। तो वैक्सीन सेफ्टी में क्या है, जैसे कि मान लो हमने पोलियो की वैक्सीन बनाई,
पोलियो की वैक्सीन बनाई। तो इस पोलियो की वैक्सीन को ऐसा नहीं डायरेक्ट हम बच्चों के ऊपर अप्लाई कर देंगे, नहीं, इस वैक्सीन को हमने सबसे पहले किसके ऊपर टेस्ट किया, माइस के ऊपर टेस्ट किया, है ना। माइस के ऊपर टेस्ट करके हमने देखा कि भाई माइस पे इस वैक्सीन की वजह से कोई अनवांटेड इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो फिर हमने ये जो वैक्सीन थी ये मार्केट में लॉन्च कर दी। तो इस तरीके से वैक्सीन सेफ्टी के रूप में भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हीं के ऊपर तो इनका यूज़ करेंगे हम, है ना। ट्रांसजेनिक माइस है ये जिसका हम यूज़ ले रहे हैं इस वैक्सीन की सेफ्टी के लिए, ठीक है, कि ये वैक्सीन सेफ है नहीं है मार्केट के लिए, या बच्चों में किस तरीके से कोई सिम्टम्स देखने को मिलेंगे नहीं मिलेंगे, बच्चों के लिए ये सेफ है। इस तरीके से हम वैक्सीन का जो हमने बनाई उसका टेस्ट करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर। और अगला है, लास्ट है हमारा केमिकल सेफ्टी। केमिकल सेफ्टी मतलब जैसे हम जो ड्रग्स वगैरह बनाते हैं, लार्ज स्केल पर बनाते हैं हम ड्रग्स वगैरह, ठीक है। तो अब ये जो ड्रग्स होती है ये किस तरीके से बॉडी में जाकर वर्क करती है, क्या इसकी फिजियोलॉजी होगी बॉडी के अंदर, है ना। तो हम इस केमिकल सेफ्टी को जांचने के लिए, है ना, इन ड्रग्स को किसके ऊपर अप्लाई करेंगे, हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। और अधिकतर हम जो लेते हैं माउस या मंकी को लेते हैं, और मंकी जो एनिमल्स है हमारा ह्यूमन की फिजियोलॉजी और मंकी की जो फिजियोलॉजी है उससे काफ़ी मिलती जुलती है, सिमिलरिटी होती है। तो अब हम इसकी बॉडी में इस ड्रग्स को इंजेक्ट कर देंगे और इसके ऊपर हम इफेक्ट को नोट करेंगे, क्या हमें इफेक्ट देखने को मिलते हैं, क्या ये इफेक्ट ह्यूमन के लिए सही है नहीं है, इस तरीके से हम डिसीजन ले सकते हैं। तो ये कुछ यूजेस थे जो कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से हम करते हैं, ठीक है। किसी भी एनिमल्स की क्या क्या कर सकते हैं, फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट देख सकते हैं। दूसरा हम क्या देख सकते हैं, किसी भी डिजीज़ की स्टडी कर सकते हैं। तीसरा हम क्या देख सकते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट किस तरीके से काम कर रहे हैं, है ना, उस चीज़ को देख सकते हैं। वैक्सीन की सेफ्टी के तौर पर इनको यूज़ कर सकते हैं, केमिकल सेफ्टी के रूप में इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे चैप्टर जो है वैसे ख़त्म होने को एक छोटा सा टॉपिक रह गया है इस चैप्टर का, उसको भी देख लेते हैं। इथिकल इश्यूज़, ठीक है। इथिकल इश्यूज़ क्या होते हैं, देखो भैया ना, जब भी रिसर्च की जाती है ना, किसी चीज़ पे रिसर्च की जाती है तो अधिकतर जो रिसर्च होती है एनिमल्स के ऊपर करते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई रिसर्च करने के लिए मंकी को चूज़ कर लिया, ठीक है। इस मंकी के ऊपर हमको कोई रिसर्च करनी है, हमको देखना है, तो हमने फर्स्ट बार ट्राई करा, फिर भी हमको हमारा जो डिज़ायरेबल कैरेक्टर था इस मंकी में देखने को नहीं मिला, या हमको जो डिज़ायरेबल प्रोडक्ट इस मंकी से ऑब्टेन करना था वो हमें नहीं मिला, या इसका बिहेवियर हमको चेंज करना था हमारी डिज़ायर के अकॉर्डिंग, वो इसका बिहेवियर चेंज नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट बार ट्राई किया था, फिर सेकेंड बार ट्राई करेंगे, दूसरा कोई मंकी लेंगे, तीसरी बार ट्राई करेंगे, फिर कोई मंकी लेंगे, या चौथी बार ट्राई करेंगे, ये मंकी भी नहीं हमारी रिसर्च के अकॉर्डिंग सुटेबल बैठ रहा, तो कोई दूसरा एनिमल्स हम चूज़ करेंगे, डॉग ले लेंगे, माइस ले लेंगे, अदर कोई एनिमल्स ले लेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी रिसर्च के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये जो एनिमल्स हैं इनका हम क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर मतलब एक तरीके से अत्याचार ही कर रहे हैं, है ना। तो ये मतलब हमारे जो इथिकल इश्यूज़ है हमारे, है ना, तो हम ऐसा ना करें, उसको रोकने के लिए, भाई अगर हमको रोकने के लिए कोई संस्था नहीं होगी या हमको रोकने के लिए कोई व्यक्ति नहीं होगा, तो हम तो क्या करेंगे, भाई ये चीज़ हमारे लिए तो ठीक है, हम रिसर्च कर रहे हैं, तो चलो हमें जो हमारा रिसर्च के अकॉर्डिंग जो हमको ऑब्जर्वेशन देखनी थी इस मंकी में नहीं दिखी, दूसरे मंकी को चूज़ कर लिया इसमें भी नहीं दिखी, इसको चूज़ कर लिया इसमें भी नहीं दिखी, अगले को चूज़ कर लिया उसमें भी नहीं दिखी हमको, तो ये चीज़ हमारे लिए तो सही है, लेकिन एज ए मतलब इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम देखें तो इन्वायरमेंट पे तो कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ रहा है भाई। हम ऐसे बेजुबान जो जानवरों का यूज़ कर रहे हैं, हाँ, उनका नुकसान हो रहा है, उनकी डेथ हो रही है, तो ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं है ना। जब तक हमें कोई रोकेगा नहीं तो हम तो इस चीज़ को कंटिन्यू करते रहेंगे, है ना। तो इस तरह की रिसर्च जैसी चीज़ों को, मतलब ये जो रिसर्च हम कर रहे हैं एक फिक्स टाइम में करें, और जो हमें एनिमल्स या जो भी चीज़ हमें प्रोवाइड की गई है एक मतलब निश्चित, भाई आपको ये एक एनिमल से इसी के ऊपर करनी है, इतने टाइम में करनी है और आपको ये टाइम मिलेगा, और इस तरीके से आपको इसके ऊपर रिसर्च करनी है जिससे इसका नुकसान ना हो, है ना, इसका कोई नुकसान ना हो, आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये सब चीज़ें हमें कौन बताएगा, ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन हमें बताएगा, ऑर्गेनाइजेशन हमको ये सब चीज़ें बताएगा। अब वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है GEAC, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है GEAC,
जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, GEAC, फुल फॉर्म है इसकी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये कमेटी एक संस्था है जिसका काम क्या है, जो हम इस तरह के इश्यूज़ कर रहे हैं हमसे, मतलब जो भी व्यक्ति रिसर्च के लिए, अपनी रिसर्च के लिए जो जगह चूज़ कर रहा है या जो एनिमल्स को चूज़ कर रहा है और अनडिज़ायरेबल उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग जो उसको रिजल्ट मिल रहे हो और उस चीज़ को वो अपनी डिज़ायरेबल के अकॉर्डिंग उसको चेंज करने के लिए उसके ऊपर बार बार वो रिसर्च किए जा रहा है, जो कि एक तरीके से हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से वो चीज़ सही नहीं है। तो ये जो संस्था है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, हमें इस चीज़ के लिए रोकेगी, टोकेगी, हमें मना करेगी, है ना, कि आप इस तरीके से ना करें, है ना। इसके कुछ नियम है, उस नियम को फॉलो करके ही हम उन रिसर्च को कर सकते हैं, है ना। हमारे जो इथिकल इश्यूज़ हैं, है ना, उसको भी हम क्या करें, ध्यान रखें, है ना। ऐसा नहीं है आप केवल अपने बारे में ही सोच रहे हैं, आप अपने बारे में भी सोचें, आप जिनके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं आप उनके बारे में भी सोचें। इस तरीके से जो इथिकल इश्यूज़ है उनका ध्यान रखें। इस ऑर्गेनाइजेशन का यही काम होता है और ये ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखती है। अगर ये जो कमेटी है, अगर ये इस तरीके से चीज़ों को रोकेगी नहीं तो फिर हर व्यक्ति, है ना, अपने हिसाब से एक के बाद एनिमल्स को अपनी, मतलब रिसर्च कह लो या कुछ भी कह लो, मतलब है ना, अपने अकॉर्डिंग उसके ऊपर काम कर रहा है। तो उससे जो हमारे एनिमल्स हैं उनकी संख्या भी कम हो रही है, या उनके ऊपर चलो उनकी डेथ नहीं हो रही, तो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट तो हो ही रहे होंगे, है ना। अब ह्यूमन तो है नहीं जो आके बता देगा, आके डॉक्टर के पास चला जाएगा, है ना। तो उस चीज़ को कौन नोटिस करेगा, उसको ये कमेटी नोटिस करेगी और वो नोटिस कर रही है। और नोटिस करने के बाद में उसने उसके कुछ नियम बनाए हैं, भाई इन नियमों को आप तोड़ेंगे नहीं और इन नियमों में रहते हुए ही आप अपनी रिसर्च को इन समय में, जो तय समय है उसमें पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये जो संस्था है ये क्या करती है हमारे लिए। अब ये जो संस्था है इसका मेन काम क्या होता है भाई, इसका जो मेन काम होता है ये डिसीजन लेने का होता है। ये डिसीजन लेती है किसके रिगार्डिंग में, रिगार्डिंग वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च, ठीक है। जो भी हम जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं या वो जो ऑर्गेनिज्म है क्या हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेफ है ना, तो उस चीज़ का ये डिसीजन ये GEAC यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी ही लेती है, ठीक है। GM से मतलब है जेनेटिक मॉडिफाइड, जेनेटिक मॉडिफाइड, ठीक है। और दूसरा जो हमने जेनेटिक मॉडिफाइड करके जो एनिमल्स बनाया है, क्या हम इसको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म, मतलब इंट्रोड्यूस करवाने से मतलब जो भी हमने जेनेटिक मॉडिफाइड करके जो एनिमल्स हमने बनाया है, जो भी एनिमल्स हमने बनाया है, क्या हम इसको एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। हाँ, क्या ये हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग सही है, अनप्रिडिक्टेबल है या अनप्रिडिक्टेबल है, ये चीज़ हम क्या बिना सोचे समझे हम इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। क्या मान लो, जैसे मान लो कोई मंकी है, किसी मंकी में हमने उसको मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल चेंज कर दिया या उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया, हमने इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर दिया। अब इसको हम जंगल में, फॉरेस्ट में, हाँ, ऐसे खुले में छोड़ सकते हैं क्या, हाँ, क्या हम इसको, या ये चीज़ हमको नहीं देखनी पड़ेगी, क्या ये मंकी में जेनेटिक मॉडिफिकेशन होने के बाद में क्या ये बहुत ज़्यादा आक्रामक रूप ले लेगा, क्या दूसरे इसकी वजह से दूसरे जो एनिमल्स हैं फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले उनको कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, इन सब चीज़ों को भी हमें पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा, पहले से देखना पड़ेगा। और ये सब चीज़ें, है ना, कौन अलाउ करता है इन सब चीज़ों को, जो अलाउ करने का काम है वो कौन करता है, ये कमेटी करती है हमारी, ठीक है। GEAC जो कमेटी है हमारी, इस कमेटी का काम यही है कि जो भी हम जेनेटिक मॉडिफाइड एनिमल्स बना रहे हैं, है ना, वो तय समय में बनाएं और उससे उनको कोई नुकसान ना हो। दूसरा, बनाने के बाद में जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं क्या वो हमारे एनवायरनमेंट में इंट्रोड्यूस करने लायक है, उनसे किसी दूसरे एनिमल्स को कोई खतरा नहीं है, और खतरा है नहीं है जो भी है उसको आप इन्वायरमेंट में छोड़ें, या किस तरीके से उस जेनेटिक मॉडिफाइड एनिमल्स को आप, दो वर्ड हैं, एक तो है पेटेंट और एक है बायोप्रेसी, ठीक है। तो पेटेंट, देखो क्या होता था कि पुराने टाइम पे, मतलब हमारे जो पुराने समय में हम फार्मर क्या करते थे, क्रॉप वगैरह उगाते थे, तो उस समय पर जो हमारे इंडिया में जो राइस की वैरायटी थी, काफ़ी सारी राइस की वैरायटी इंडिया के अंदर की जाती थी। करीबन 27 वैरायटीज़ को इंडिया में किया जाता था, बासमती जो राइस है उसको ग्रो किया जाता था, ठीक है। तो बाहर से कोई अमेरिकन व्यक्ति आया, उसको उसकी खुशबू बहुत अच्छी से लगी, तो वो हमारे यहाँ से क्या ले गया, उस बासमती चावल के कुछ
बीज जो हम कहते हैं उसको ले गया और उसने वहाँ पे जाके उसको ग्रो कर दिया, ठीक है, अपने देश में जाकर उसको ग्रो कर दिया, ठीक है, और ग्रो कर दिया और फिर उन्होंने उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके बोला कि ये जो है हमारे देश का है, मतलब हमारे यूके का है ये, ठीक है, हमारे अमेरिका में है ये, इस तरह का फ्लेवर बासमती चावल इस तरीके से थोड़ा मॉडिफाइड करके उसको मार्केट में इस तरीके से पेश कर दिया, ठीक है। तो अब देखो हमारे इंडिया के अंदर तो बहुत सारी ऐसी कीमती चीज़ें हैं, जैसे टर्मरिक हो गई, नीम हो गया, है ना, जिनका आयुर्वेद में कितना कितना अच्छा और कितना बढ़िया यूज़ दिया हुआ है और रियल में है भी सही वो। तो अभी तो ये राइस को चुरा के ले गए, बाद में अगर ये आए हमारे इंडिया में घूमने और टर्मरिक को चुरा के ले गए और वहाँ जाके ग्रो कर दिया, बता दिया कि ये तो हमारे यहाँ की टर्मरिक है, हमारे यहाँ की नीम है ना, ऐसा भविष्य में ना हो, ऐसा भविष्य में ना हो। इसीलिए ये पैटेंट बनाया गया है। पैटेंट का मतलब होता है परमिशन, पेटेंट का मतलब होता है परमिशन, यानी कि हमने परमिशन दे दिया आपको, पेटेंट दे दिया हमने। जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारी वैरायटी के बासमती चावल को ग्रो किया जाता है, या जो टर्मरिक हैं बहुत अच्छी क्वालिटी की टर्मरिक हमारे इंडिया के अंदर होती है। तो हमने क्या किया, इस टर्मरिक को ग्रो करने के लिए आपको पेटेंट दे दिया, यानी कि हमने परमिशन दे दी कि भाई आप आपके देश में जाकर हमारे टर्मरिक को वहाँ पर ग्रो करें और फिर आप बता दें कि भैया आपके वहाँ की टर्मरिक है ना। लेकिन पेटेंट लेने के बावजूद, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि मतलब बिना हमारी परमिशन के, विदाउट परमिशन, बिना ऑथराइज के, है ना, बिना हमें कुछ दिए हुए, बिना कोई पेमेंट दिए हुए, ये हमारे राइस को यहाँ से ले गए और अपने देश में जाकर उसको ग्रो करवा दिया, है ना। तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, बायो पायरेसी, और एक सिंपल भाषा में इसको कहें तो बोलेंगे चोरी। इन्होंने क्या किया, हमारे देश का राइस ले गए और अपने देश में जाकर उसको ग्रो कर दिया, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके, है ना, फ्लेवर वगैरह में मॉडिफिकेशन करके बोल दिया कि ये तो हमारे यहाँ का राइस है, ये तो यूके का राइस है ना। तो ना तो उन्होंने हमसे कोई परमिशन ली, ना उन्होंने हमें इस चीज़ का कोई पेमेंट किया, ना हमारी जो ऑथराइजेशन थी उसकी परमिशन ली, उनको सूचना दी, उनको बिना बताए, बिना सूचना दिए, बिना कोई पेमेंट किए हुए इस राइस को यहाँ से ले जाकर अपने देश पर ग्रो करना क्या कहलाती है, बायो पायरेसी कहलाती है। यानी किसी भी चीज़ को, जैसे कि भी साउथ इंडिया के अंदर मूवीज़ बनती हैं, साउथ की मूवी जो होती है, अधिकतर तुमने देखा होगा कि हमारी हिंदी मूवीज़ जो होती है साउथ मूवी की रीमेक होती है ना, हम कहते हैं ना बिल्कुल वो तो उसकी 2 कॉपी है, ठीक है। लेकिन उस साउथ मूवी की जो कॉपीराइट्स होंगे, है ना, वो जो इंडिया के मेकर्स हैं, इंडिया के जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो क्या करेंगे, उस साउथ मूवी का जो प्रोड्यूसर होगा उससे वो कॉपीराइट्स खरीदेंगे, उसको उसकी पेमेंट देंगे, उससे परमिशन लेंगे। पहले तो वो क्या करेंगे, उस मूवी को बनाने का पेटेंट उनसे ले रहे हैं, यानी परमिशन ले रहे हैं। परमिशन के साथ साथ उनको जो भी उसका अमाउंट बनता है, जो भी उसका लीगल प्राइस बनता है, वो उसको प्राइस को देंगे, उसके कॉपीराइट्स को खरीद लेंगे और फिर उसके ऊपर हिंदी मूवी को बनाएंगे। तो फिर वो जो साउथ इंडिया का प्रोड्यूसर है जिसने वो मूवी बनाई थी, वो उसके ऊपर किसी तरह का कोई लीगल केस नहीं कर सकता, क्योंकि उसने बाकायदा उस चीज़ की पेमेंट उसको दी है ना। लेकिन कोई हमारे यहाँ का कोई हिंदी प्रोड्यूसर कोई साउथ मूवी को देखता है, उसकी कॉपी कर लेता है और उसके कॉपीराइट्स को चुरा के उसके ऊपर हिंदी मूवी बना लेता है। तो एक तरीके से उसने क्या किया, उस हिंदी प्रोड्यूसर ने क्या किया, हिंदी मूवी बनाने के लिए उसने बायो पायरेसी की। बायो पायरेसी से मतलब उसने क्या किया, चोरी की, एक तरीके से, है ना, उस चीज़ की चोरी की, है ना। तो समझ में आ गया आपको दोनों वर्ड का मतलब, पेटेंट और बायो पायरेसी, है ना। पेटेंट का मतलब है परमिशन दे दी हमने उसको, बाय पायरेसी का मतलब है कि विदाउट हमारी परमिशन के, विदाउट कोई प्राइसिंग के, कोई पेमेंट दिए बिना, कोई परमिशन लिए बिना, है ना, हमारे मालिक से